सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। बड़े अहम इशू पर आज आपके साथ बातचीत मैंने करनी है। दरअसल चीन से खबरें आ रही है कि चीन ने 6th जनरेशन फाइटर जेट की 2 फ्लाइट जो हैं उन्होंने उड़ान भरी है, और वो वीडियो जो हैं पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन उन वीडियो को मिल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने एयरफोर्स के मामले में अमेरिका को अब पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका अभी तक F-35 के बारे में बहुत चर्चा कर रहा था, लेकिन चीन 6th जनरेशन फाइटर जेट तक पहुंच चुका है। लेकिन जो मुद्दा मेरे सामने है सर, वो मुद्दा ये है कि भारत अपने AMCA पर काम कर रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। लेकिन अब भारत को 2 ऑफर आए हैं सर। एक जर्मनी, फ्रांस की तरफ से और स्पेन की तरफ से ऑफर भारत को दिया गया है कि भारत FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जो कि जर्मनी फ्रांस मिलकर बना रहे हैं, उसमें भारत भी हिस्सा बने। दूसरा ऑफर जो भारत को आया है वो ब्रिटेन, जापान, इटली का जो प्रोग्राम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, उसका भी भारत को ऑफर है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए और मिलकर हम एक 6th जनरेशन फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होगा। हम सर 4.5 से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो भी फ्रांस से हमने हाल ही में लिया है, नहीं तो हम 4th जनरेशन में हैं। चीन जाकर 6th जनरेशन तक पहुंच चुका है। ये गैप बहुत बड़ा है, और इस गैप को पाटना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से LAC पर हालात हमने बनते हुए देखे हैं। क्या वाकई में अब भारत को फ्रांस के साथ या ब्रिटेन, जापान के साथ मिलकर 6th जनरेशन प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, या फिर भारत अपने AMCA पर ही टिका रहे, या फिर दोनों पर भारत एक साथ काम करे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। हाँ राजेश, मैं थोड़ा दर्शकों को पृष्ठभूमि बता देता हूं कि आज से 10 साल पहले की बात है, जब भारत ने रूस के सुखोई 57 प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। रूस ने ही भारत को इनवाइट किया था कि भारत और रूस मिलकर ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे। और आज से 10 साल पहले की बात है कि भारत ने वहां ज्वाइंट डेवलपमेंट करने के लिए सुखोई 57 के प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी जी। लेकिन आज से करीबन 5 साल पहले की बात है, जब भारत सरकार ने कई कारणों से ये डिसाइड किया कि भारत सुखोई 57 का जो प्रोजेक्ट है उस पर रूस के साथ आगे नहीं जाएगा, और हमने सुखोई 57 प्रोजेक्ट से अपने को वापस कर लिया। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम AMCA बनाएंगे भारत में। ओके। तो जब AMCA का प्रोजेक्ट ड्राइंग बोर्ड पे था आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले AMCA का प्रोजेक्ट जो है उसकी इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स बन चुकी थी। इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप बोला तो जो जमीन में असेंबल करके एक बड़ा सा 1-to-1 मॉडल बनाते हैं, स्केल 1/1। तो तब भारत सरकार ने कहा कि हमारा AMCA जो है आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी बन जाएगा, इसलिए हमने सुखोई 57 से अपने पैर पीछे हटा लिए। 500 करोड़ रुपए जो दिए थे वो रूस को मिल गए जी। तो इस एग्जाम्पल को दर्शकों के सामने के रखने के बाद मेरा आकलन ये है कि भारत फिलहाल AMCA प्रोजेक्ट में ही अग्रसर होगा, और किसी भी दूसरे देश का जो प्रपोजल है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए या 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए अग्रसर नहीं होगा। जी राजेश। जी, मेरा पॉइंट ये है सर कि फिर आप इस गैप को कैसे भर पाएंगे, क्योंकि AMCA आने में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास मे भी और ज्यादा डिटेल से डीपली इंफॉर्मेशन होगी कि 2035 से पहले मैं AMCA को इंडियन एयरफोर्स में एक भी स्क्वाड्रन के तौर पर नहीं देख रहा हूं सर। मेरा जो मानना है आज एक एंकर, डिफेंस एंकर की 2035 में 1 या 2 या मैक्सिमम 5 जो AMCA हैं वो इंडियन एयरफोर्स को मिल सकते हैं। और ये जो गैप है, क्योंकि चीन J-20 बना चुका है, J-35 बना चुका है, और 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर भी 2 फ्लाइट उसकी उड़ चुकी हैं। तो इस गैप को कैसे पाटेंगे सर आप? इस गैप को कैसे दूर करेंगे?
जी हाँ राजेश, आपने सही कहा। एएमसीए इंडियन एयरफोर्स को मिलने में अभी 15 साल बाकी हैं। ये उम्मीद की जाती है, जो जी दावा करते हैं भारतीय साइंटिस्ट, उनका जो दावा है ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। जी तो 2035 तक ये हमें निहायत उसका प्रोटोटाइप उड़ाने के लिए दे देंगे। ओके क्योंकि देखिए, अभी तो हमारे जितने साइंटिस्ट हैं सब बिजी हैं तेजस मार्क 1A ओके डेवलप करने में। तेजस मार्क 1A डेवलप करने में हमें हो जाएगा 2030 ओके एयरफोर्स को शुरुआत करने में, क्योंकि हर फाइटर विमान की एफओसी होती है। उसके पहले आईओसी होती है, यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस, फिर फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस। उसके बाद 2035 तक भारत, हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो डीआरडीओ के लैब हैं, एचएएल है, वो व्यस्त रहेंगे तेजस मार्क 2 के साथ। ओके तो तेजस मार्क 2 की जो आईओसी क्लियरेंस, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस होगी, फिर फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस होगी, 2035 हो जाएगा। 35 अब डन। मैं दर्शकों को बता देता हूं कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस क्या होता है। देखिए, होता यह कि साइंटिस्ट एक हवाई जहाज बनाकर एयरफोर्स को सौंपते हैं कि उड़ रहा है। जी उसमें सिर्फ एयरफ्रेम होता है, इंजन होता है, हथियार कुछ नहीं होता है, उड़ रहा है। तो जैसे तेजस हमको दे दिया गया था, उड़ रहा है, जी प्रोटोटाइप 2001 में। लेकिन उसके बाद उसमें कुछ बेसिक हथियार लगाए जाते हैं, सिंपल गन फायरिंग, सिंपल रॉकेट ऑफ फायरिंग, जी सिंपल ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स। इसे कहते हैं आईओसी, इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस। करते करते 2012 हो गए, 12 ओके साल लगे। उसके बाद होता है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस, जिसमें कि एडवांस मोड पर रॉकेट कैसे फायर करते हैं, गाइडेड बॉम्ब कैसे गिराने हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट का कैसे इस्तेमाल होगा, एयर टू एयर रेडार जो है पूरी तरह से फंक्शनल हो गया। उसे कहते हैं फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस। डन। तेजस मार्क 1 का करते करते 2018 हो गए। जी तो जो तेजस विमान का प्रोटोटाइप हमने 2001 में उड़ाया था, उसका एफओसी करके पहला तेजस एफओसी करने के बाद हैंडओवर करने के लिए 2018 18 साल लग गए। जी जी अगर ऐसा ही कुछ चलो ज्यादा द्रुत गति से होगा इस बार, तेजस मार्क 1A के साथ हुआ तो 5-6 साल और लग जाएंगे। तेजस मार्क 2 के साथ हुआ तो 9-10 साल और लग जाएंगे। जी तो एएमसीए में 15 साल बाकी है। ओके जी राजेश। जी बस एक दो पॉइंट, क्योंकि फिर अभी तो जो तेजस मार्क 1 मार्क 2 में या एएमसीए में इंजन लगने हैं, वो तो उनकी क्लियरिटी नहीं हो पाई है। अमेरिका से अभी भी उन इंजन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चीन जिस रफ्तार से अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बना रहा है, क्या मैं बड़ा अहम और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि चीन क्या इंतजार करेगा कि भारत एएमसीए बना ले, उसके बाद हम भारत के साथ जंग की सोचेंगे, या चीन इंतजार करेगा कि भारत तेजस मार्क 1 मार्क 2 बना ले, उसके बाद जो है हम टू फ्रंट वॉर की सोचेंगे, या हमें सोचना पड़ेगा इसके लिए सर? हाँ राजेश, ऐसा है कि चीन ने J-20 बना लिया, जी J-31, अब सुना है कि J-35, जी शायद वो पाकिस्तान को भी J-35 देने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा है कि हमारा भारत सरकार का आकलन है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, जी इंडियन एयरफोर्स का आकलन नहीं है। ओके देखिए, इंडियन एयरफोर्स का आकलन और भारत सरकार का आकलन वो दो अलग अलग दिशाएं होती है। भारत सरकार का आकलन ये है कि अगर चीन की एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना लेती है, या जी जैसे अभी 6th जनरेशन वो दावा कर रहे हैं, तो इससे भारत को डरने की कोई बात नहीं है। ओके हमारे पास जो 4.5 जनरेशन के जहाज हैं, जैसे रफाल है जी और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाला है, 10 साल में आ जाएगा।
114 का टेंडर दिया हुआ है हमने। तो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास और 10 साल में आ जाएगा। तो भारत सरकार का आंकलन ये है कि हम जब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ले लेंगे जी, तो उससे हम आसानी से चीन के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी जैसे J-20 है, J-35 है, उनका मुकाबला कर लेंगे। ये भारत सरकार का आंकलन है। इंडियन एयरफोर्स को भारत सरकार का जो आंकलन है उसी को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स तो भारत की जनता की सेवा में लगी रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा काम है भारत की जनता को भविष्य के युद्ध में एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देना। जितना भारत की सरकार और भारत की जनता चाहती है उस जी, हिसाब से इंडियन एयरफोर्स के पास जो भी हथियार होंगे, बिल्कुल सर। उससे हम चीन को कड़ा मुकाबला देंगे, कड़ा ठीक है, टक्कर देंगे। ठीक जी। है। बस एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हाल ही में एक खबर और आई कि भारत फ्रांस के टच में है, 36 और राफेल खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि स्क्वाड्रन लगातार कम हो रहे हैं, तो 36 और राफेल खरीदने की चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं में कितना दम है सर? राजेश, इन चर्चाओं में एयर हेडक्वार्टर बहुत आगे बढ़ चुकी है। ओके सर। एयर हेडक्वार्टर चाहती है खरीदे जाएं। भारत सरकार ने भी कहते हैं ना मंजूरी दे दी है। ओके। दिक्कत आ रही है बजटरी प्रोविजंस। देखिए, अगर हम 36 रफाल खरीदेंगे तो मान के चलिए कि कम से कम 50,000 करोड़ की दरकार है। जी, तेजस मार्क 1A की बजटिंग करने के बाद वित्त मंत्र, तेजस मार्क 2 की बजटिंग करने के बाद, और अब एएमसी है। हाँ, जी, ये सब करने के बाद भारत सरकार के पास वित्त मंत्रालय के पास शायद 36 और रफाल खरीदने के पैसे नहीं हैं। ओके। देखिए, हम एक गरीब मुल्क हैं। जी, भारत सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे से जो पैसा खर्च कर रही है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। जी, जी। तो शायद 36 एयरक्राफ्ट रफाल खरीदना हमारी चादर से बाहर पैर फैलाने वाली बात है। ओके। कि उससे अगर 36 हमने खरीद लिए तो हमारा जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान है 114 करोड़, 114 लेंगे, जी, यानी जी। करीबन 1,15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो जाएगा। वो खटाई में पड़े। अगर हम ये 36 रफाल ले लेंगे तो 114 एडवांस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे। ओके सर। हाँ, पैसे नहीं है राजेश, पैसे नहीं हैं। वित्त निर्मला सीतारमन मैडम जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी। जी। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। बस एक आखिरी सवाल जो मेरे दर्शक ने एक वीडियो में जो मेरी और आपकी चर्चा हो रही थी उसके दौरान मुझसे पूछा था और कहा था कि सर, क्योंकि दोनों ही सीडीएस जो हैं वो आर्मी से आए हैं, इस कारण एयरफोर्स पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम देखें तो दोनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन अपनी एयरफोर्स को लगातार आधुनिक बना रहे हैं। तो इस पॉइंट में, इस सवाल में कितना दम है सर? राजेश, मैं ये हंस रहा हूं, बहुत बड़ी विडंबना है देश के सामने। जी। विडंबना ये है कि हमारा डिफेंस बजट 6 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। तो भारत सरकार को तय करना पड़ता है कि ये 6 लाख करोड़ जो हैं आर्मी पे खर्च करें, एयरफोर्स पे खर्च करें या नेवी पे खर्च करें। होता यह है कि 6 लाख करोड़ प्लस का जो डिफेंस बजट है उसमें से 2 लाख करोड़ तो चले जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यानी रोज रोज ओके। जो खर्च घिसावट कर। हो रही है, जी, जहाजों को मेंटेन करना, टैंक में ग्रीस डालना, पानी के जहाज के इंजन ठीक करना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जी। तनख्वाह देना, आर्मी के बजट में अस्पताल चल रहे हैं, उन अस्पतालों को चलाना, इनमें ही खर्च हो जाते हैं। ओके। बाकी 2 लाख करोड़ करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, भारत सरकार का दावा है, पेंशन देने में। जी।
तो 6 लाख करोड़ के डिफेंस बजट में 4 लाख करोड़ गए, तो बचे मात्र 2 लाख करोड़ रुपए नए हथियार खरीदने के लिए। नेवी बोलती है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तो जाहिर बात है उसके बाद उनको उसमें रखने के लिए फाइटर विमान भी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी चाहिए। एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर 50,000 करोड़ का पड़ जाता है। उस पर जब आप हवाई जहाज पोजीशन करते हो, जैसे अभी 26 राफेल हम ला रहे हैं, तो सब कुछ मिला के 26 राफेल जो एम आएंगे, उनका जमीनी गोवा में और कोची में उनका जमीन पर भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 50,000 करोड़ रुपए और चले जाएंगे। अब आर्मी बोलती है कि उनको भी टैंक, तो बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइलें सब चाहिए जी। तो फाइनली होता यह है कि आर्मी चीफ ने तो, सीडीएस ने बार बार ये बोला है कि एयरफोर्स सिर्फ सपोर्टिंग आर्म है, यानी उसका मतलब है कि युद्ध, असली लड़ाई जो होगी पाकिस्तान के साथ भविष्य में या चीन के साथ, असली लड़ाई और जीतने की जो जिम्मेवारी है वो आर्मी की है। ठीक है, एयरफोर्स को बीच बीच में वो टेलीफोन कर देंगे तो एयरफोर्स वाला एक आध हवाई जहाज लेके एक आध 4, 5, 6 बम गिरा देगा, लेकिन आर्मी चीफ ने और सीडीएस ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 या 5 बार बोला है कि एयरफोर्स सपोर्ट सर्विस है। ठीक है। जैसे वो होता है ना, युद्ध के मैदान में एएससी जाती है, खाना देती है, युद्ध के मैदान में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर वाले जाते हैं, ग्रीस दे देते हैं, लुब्रिकेंट दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से फिलहाल आकलन ये है कि एयरफोर्स का भविष्य के युद्ध में कोई खास योगदान नहीं होगा। जी राजेश। मुझे नहीं पता ये किसे लगता है, लेकिन जो मैं वॉर देख रहा हूँ, चाहे वो अजरबैजान अर्मीनिया का हो, रूस यूक्रेन का वॉर हो, इजराइल हमास की जंग हो, मैंने देखा है कि विदाउट एयरफोर्स, विदाउट एयर पावर अब दुश्मन पर डोमिनेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और सीनियर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन शुक्रिया आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी सर। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।